बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AR अकेडमी लर्निंग इंग्लिश इन मोस्ट इजी वे चैनल में हम आपको वेलकम कहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ पिछली लेसन्स को देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं, एक दफ़ा मैं आपको उसका प्रीव्यू दे दूं कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्लास फर्स्ट में हमने गुफ्तगू में दुआ और सलाम के जुमले यानी कि ग्रीटिंग वर्ड्स एंड ग्रीटिंग सेंटेंसेस सीखे थे। और हमने अपनी सेकंड क्लास में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल सीखा था और हमने सीखा था कि हम अगर अपनी डेली रूटीन के लाइफ में गुड एटिकेट्स को अपने सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उम्मीद है कि आपने पिछले दोनों लेसन्स को वीडियोस को गौर से देखा होगा, नोट्स नोट किए होंगे और अपने डेली लाइफ में उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोला भी होगा, सीखा भी होगा और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी इंशाल्लाह। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 में आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ग्रामर फॉर बिगनर्स, कि जो बिल्कुल जिनको ग्रामर मुश्किल लगती है, ग्रामर आ नहीं रही, शुरुआत है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो मैं आज आप लोगों को ग्रामर स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ। किसी भी ज़ुबान को सही तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए इस ज़ुबान के ग्रामर का कुछ इल्म होना, ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने और बोलने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें भी इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से सबसे पहले हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे ग्रामर में आगे जाने के लिए, क्योंकि ग्रामर में आगे जाएं तो बहुत सारा है, उसमें टेंसेस भी आ जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी ग्रामर में आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी आ जाते हैं। वो हम अपनी इंशाल्लाह आइंदा की क्लासेस में इंशाल्लाह लाजमी उसको अपना हिस्सा बनाएंगे। अभी हम बिल्कुल बिगनर्स हैं तो हमें स्टार्ट से सीखना है। तो हम पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, जो एक सेंटेंस में एक जुमला बनाते वक्त हमें जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश में जो जिसे कहते हैं ना बहुत कॉमन और ज़्यादा यूज़ होने वाली उसकी काइंड्स जो हैं, जो मोस्टली यूज़ होती हैं ग्रामर में, वो हैं नंबर फर्स्ट पे नाउन, सेकंड पे प्रोनाउन, नंबर थर्ड एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हमारे सेंटेंस का हिस्सा होते हैं और हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि अगर एक सेंटेंस इंग्लिश का आया है तो हम उसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है, इंटरजेक्शन कौन सा है। अगर हम इनको स्टार्ट के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना नहीं सीखते ना, और हमें नहीं पता चलता कि हमने जैसे हमने जो है एक सेंटेंस बनाना है या 2 सेंटेंसेस लिख रहे हैं, अगर हम उनमें इनका सही इस्तेमाल नहीं सीख पाते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो जब आपको पैराग्राफ लिखने होंगे, आपको एसेज लिखने होंगे, आपको स्टोरीज लिखनी होंगी, आपको डायलॉग्स लिखने होंगे, तो उसमें फिर आप इन सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपको इनका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, इनको बारी बारी आप डिटेल में नहीं जानेंगे कि ये क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है, इनको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है ग्रामर में, तो फिर इस तरह आप स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और इस तरह के जो इंग्लिश के जितने भी आर्टिकल्स हैं जो आप लिखना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप आगे जाके लिखेंगे भी, तो फिर ज़रा उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। इसलिए जैसे कहते हैं ना, पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ें, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर ही आप टॉप पे जा सकते हैं और फिर आपके लिए इजी भी होता है। इसलिए ना आप पहले ये छोटे छोटे, आज मैंने सोचा आप लोगों को ये बताऊं ताकि आप ना सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करना सीखें, आपके लिए आसानी हो।
تو سب سے پہلا پارٹ آف اسپیچ جو ہے ہمارا وہ ہے ناؤن، جسے کہتے ہیں اسم۔ اب ناؤن کی انگلش میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ A noun is the name of person, place or a thing. A noun is the name of person, place or a thing. اردو میں اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ ہم کسی بھی شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل اسد، جو کہ کسی بھی شخص کا، کسی بھی آدمی کا نام ہے۔ چیئر، جو چیز کا نام ہے، جو چیز کے لسٹ میں آئے گا۔ لاہور، جو کہ کسی بھی جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ اب اس میں آپ اپنی سراؤنڈنگ سے، ارد گرد کی مثالوں سے ناؤن کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جیسے آپ روم میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ڈیفینیشن ناؤن کیا ہے؟ ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ۔ پرسن شخص، پلیس جگہ، تھنگ چیز۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تین لفظ پرسن، پلیس اور تھنگ یہ ناؤن ہیں، تو آپ اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، اپنے روم میں بیٹھے ہوئے، اپنے کچن میں، وہیں سے ناؤن سرچ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ناؤن ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری سراؤنڈنگ میں ہی ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد میں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو نوٹس نہیں کرتے، ہم ان کو نوٹ نہیں کرتے اور وہاں سے پک کر کے اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے۔ کتابی مثالیں دیتے ہیں، اور جو ہمیں کہیں سے بھی نیٹ سے مثالیں مل جاتی ہیں، بک سے مل جاتی ہیں، رٹی رٹائی مثالیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بس آپ بچوں رٹ لو۔ ہم اپنے بچوں کو صرف رٹا لگاتے ہیں، انہیں سمجھاتے نہیں ہیں۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ بول رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کانسیپٹ نہیں دیتے۔ ہم جب ہم اپنے بچوں کو کانسیپٹ دیں گے، ہم انہیں خود کہیں گے کہ آپ سرچ کرو اپنے ارد گرد کی چیزوں سے، بجائے اس کے کہ آپ کسی گرامر کی بک سے یا کسی بھی لکھی لکھائی ٹیچر نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دی، آپ نے وہاں سے رٹا لگا لیا، تو بچہ ان 3 حرف کے رٹا تو لگا لے گا کہ اسد چیئر لاہور، ناؤن اسد چیئر لاہور، لیکن وہ اپنی سراؤنڈنگ میں سے ناؤن خود تلاش نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ اس کو خود کہیں، آپ کلاس روم میں ہیں، آپ کہیں بھی روم میں ہیں، اپنے کہیں بھی جگہ پہ آپ کہیں بچوں، چلیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے ارد گرد ناؤن کہاں ہیں؟ آپ بتاؤ کہ اس میں کون سی ہماری ادھر روم میں ایسی چیزیں ہیں جو ناؤن میں آتی ہیں، اور جو پرسن کئی بیٹھے ہوئے ناؤن میں آتے ہیں۔ سب ظاہر روم میں بیٹھے ہوں گے، کوئی بھی کلاس میں بچے بیٹھے ہوں گے، تو وہ بچہ پھر آپ کو، اگر اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے، اگر اس کو ناؤن کی ڈیفینیشن کا انگلش اور اردو میں دونوں میں کانسیپٹ کلیئر ہے، تو وہ آپ کو ارد گرد سراؤنڈنگ سے ہی ناؤن ڈھونڈ کے خود بتائے گا۔ اور میرا یہ آپ کو بہت ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب ہی آپ ایسی چیزیں سکھائیں، بچوں کو خود ایگزامپل سرچ کرنے دیں، ان کو خود ایگزامپل ڈھونڈنے دیں۔ آپ صرف ان کو گائیڈ کریں کہ یہ ایگزامپل آپ صحیح نہیں دے رہے، یا یہ ایگزامپل میں آپ کنفیوز ہو، کریکٹ یہ ہے۔ اگر وہ خود سے سرچ کریں گے نا، خود سے آپ کو ڈھونڈ کے بتائیں گے، تو وہ چیز ان کو کبھی بھی نہیں بھولے گی، سوائے اس کے کہ 3 ورڈز کا رٹا لگانے سے۔ جیسے آپ کا ان کو لے کر جائیں کہیں بھی سوری معاف کیجیے گا جی، تو ناؤن جو ہے وہ بالکل بریفلی سمجھنے کے لیے آگے میں آپ کو اور مزید اس کی ایگزامپلس دے رہی ہوں جو آپ بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے ارد گرد سے ہی نکلیں گی۔ اب یہ جو ناؤن ہے نا، اس میں سنگولر ناؤن بھی ہوتے ہیں، پلورل ناؤن بھی ہوتے ہیں، یعنی ناؤن کے سنگولر بھی بنتے ہیں، پلورل بھی بنتے ہیں، اور کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جن کا کوئی بھی پلورل نہیں ہوتا۔ اب برادر کیا ہے؟ ناؤن۔ ہاؤس ناؤن، فوکس ناؤن، گرل ناؤن، نائف ناؤن، مینگو ناؤن۔ اب یہ ساری ایگزامپلس وہ ہیں کہ اگر آپ کہیں بچے کو ڈھونڈے ہیں، بردر ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہاؤس گھر میں بچے رہتے ہیں، فوکس ظاہر ہے آپ اگر بچوں کو زو بھی لے کے جائیں، بچے کسی بھی جانور کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ فوکس لکھا ہے، آپ لائن بھی لکھ سکتے ہیں، آپ منکی بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو بچے آپ کو بتائیں گے یہ ناؤن ہے۔ گرل گھر میں بھی ناؤن ہے، نائف وہ بھی گھر کی میں ہوتی ہے، وہ بھی کچن سے ہی اگر آپ بچوں کو بتائیں کہ جی کچن کے ناؤن آپ انہیں بتائیں تو نائف بھی ناؤن، مینگو ناؤن، جو کہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ناؤن ہے۔ اچھا، اب ان کے ہم پلورل بھی بنا سکتے ہیں، یہ وہ کچھ ناؤن ایسے ہیں جن کے پلورل بنتے ہیں۔ بردر برادرز، ہاؤس ہاؤسز،
fox, foxes, girl, girls, knife, knives, mango, mangoes। तो आपको बताने का मकसद ये था कि नाउन से, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में भी कन्वर्ट होते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल नहीं होते, उनमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आपको समझाने के लिए चंद दे रही हूँ। डियर, शिप, एयरक्राफ्ट्स, ये नाउन प्लूरल में नहीं कन्वर्ट होते, प्लूरल में चेंज नहीं होते, इसलिए ये मैंने आपको नाउन ज़रा ब्रीफली समझा दिया है ताकि आपको नाउन अच्छी तरह समझ आ जाए कि नाउन क्या चीज़ है। जी, तो हमने पहले सीखी नाउन की कंप्लीट तफसील से उर्दू और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के साथ नाउन की डेफिनेशन, फिर हमने अपने उसमें सीखी एग्जांपल्स, नाउन की तफसील के साथ के नाउन की एग्जांपल्स क्या हैं, हमारे इर्द गिर्द से उनकी मिसालें क्या हैं। अब मैं आगे आपको मज़ीद बताती चलूँ कि काइंड्स ऑफ नाउन के जो इसम है, जिसे उर्दू में इसम और इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उसकी आगे से टाइप्स क्या हैं, उसकी आगे से इकसाम्स क्या हैं, नाउन कितनी किस्म के होते हैं। इसलिए नेक्स्ट अपना पेपर पेन पकड़ लें और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें। नेक्स्ट हम जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, और टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं इसलिए बहुत ग्रेजुअली आपको स्लोली सा सिखा रही हूँ ताकि स्लो लर्निंग में आपके सर के ऊपर से कुछ ना गुजर जाए। आपको तफसील से समझाने का और एक एक वर्ड बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। इसलिए ज़्यादा जल्दी तेज़ मैं नहीं भाग रही, ऐसे ही बिल्कुल मैं नहीं समझा रही कि ये चीज़ आप जल्दी कर लें। आप बहुत स्लो एक चीज़ को समझें, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चीज़ मुश्किल नहीं है, आपको बहुत इजीली आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप सब बहुत ज़हीन और समझदार हैं स्टूडेंट्स। तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास सबसे पहले जो नाउन की किस्म आती है प्रॉपर नाउन, सेकंड में कॉमन नाउन, थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ में कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 5 में काउंटेबल नाउन, नंबर 6 नॉन काउंटेबल नाउन, नंबर 7 कलेक्टिव नाउन, नंबर 8 कंपाउंड नाउन। अब ये 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं और ये 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स हमारी ही लाइफ से ली गई हैं, हमारी ही डेली रूटीन से ली गई हैं, जो डेली में हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जब मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये सब ये क्या है, इनकी साथ उर्दू में भी डेफिनेशन समझाऊंगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का जो वर्जन है या बहुत सारे लोगों को जो बात समझ आती है वो उर्दू लैंग्वेज में समझ आती है, इसलिए मैं आपको उर्दू लैंग्वेज को इस्तेमाल करके इन और उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स को भी और इनको उर्दू में तर्जुमे के साथ भी इस्तेमाल करके इंशाल्लाह इन सब का ब्रीफली अलग-अलग इनको करके समझाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि कॉमन में, प्रॉपर में, एब्स्ट्रैक्ट में, कॉन्क्रीट में, काउंटेबल में, नॉन काउंटेबल में और कलेक्टिव और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है और ये कहाँ किस जगह और कैसे इस्तेमाल करने हैं। इसलिए ये अब मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जो लेसन नंबर 4 की वीडियो आएगी उस लेसन नंबर 4 के वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका इजी और आसान वे में आपको समझाने में, तो मैं आपको उतना समझाऊंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जितना अभी आज मैंने नाउन के बारे में पढ़ाया आप लाजमी इसको ज़रूर रिव्यू दीजिएगा और आप एक दफ़ा अकेले में बैठ के और वीडियो देख के एक एक्सपेक्ट पे एक मेरे लफ्ज़ पे गौर करते हुए समझिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और प्लीज़ अच्छी और मेरे साथ आसान और गुफ्तगू में और आसान तरीक़ों से इंग्लिश सीखने के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा ताकि आप मेरे साथ साथ इंग्लिश का स्टेप सीखें। और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ आगे अपनी वीडियोस में सीखने वाले हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में वो सब कुछ सीखने वाले हैं बिल्कुल फ्री। आपने बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें सीखनी है और घर बैठ के आराम से सुकून से सीखनी है। तो आप जैसे जैसे मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे, लेसन्स जिस तरह ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, आप मेरे हर लेसन को फॉलो करते जाएं, देखते जाएं, सुनते जाएं और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बात मैं आपको कहूँगी कि वीडियो देखने के बाद आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि ये आपके माइंड में रहें
آپ کو یاد رہیں. تو پلیز آپ یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ جی آپ انگلش سیکھیں، اور جو کہ بالکل فری میں سیکھنا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے آپ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں تاکہ آپ لوگ سب مل کے انگلش سیکھ سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں جیسے جیسے ہمارے لیسنز آگے بڑھیں گے ہم مزید آگے جائیں گے، اور پھر ہمارے اسٹیپس آگے انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے، جو کہ ہماری جو وہ اسٹوڈنٹس اور وہ پرسنز جو انگلش کے سینٹینس یا انگلش کے پیراگراف یا انگلش کی سٹوریز یا ایسیز نہیں لکھ سکتے، انشاءاللہ اگر وہ شروع سے اسٹارٹ سے یہ ساری چیزیں، یہ سارے ٹاپکس، یہ سارے لیسن اچھی طرح سنیں اور دیکھیں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے، آئی تھنک کہ وہ بھی پیراگراف رائٹنگ، سٹوری رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ کر سکیں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ لیسن نمبر 4 بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. شکریہ. تھینک یو.